हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडर्स एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई क्लास में। केवीएस पीआरटी के कोर्स में एक टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स, और उसके अंदर एयर पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो मैं कपिल संडीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी में हमारा योगदान कुछ ना कुछ काम आएगा आपके। तो नया टॉपिक है एयर का, नेचुरल रिसोर्स का, एक डिफरेंट फ्लेवर में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं क्लास को बिना समय बर्बाद किए। एयर नेचुरल रिसोर्स जो कि हमारा टॉपिक है आज का। देखिए, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट होता है। ये ब्लैंकेट एयर का बना हुआ है, और ये एयर हमें एटमॉस्फेयर में जो हमारी एयर है वो हमें एक तरह से लाइफ गिविंग एयर है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण जिसको हम समझ सकते हैं वो ये है कि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, O2 जो हम ब्रीथ करते हैं, वो O2 वो हमें लाइफ देती है। उसके बाद CO2 जो हमारे एयर के अंदर है, उससे जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को भोजन मिलता है, वो भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और वो एनिमल्स को भी उसका वो भोजन देते ही हैं। ठीक है। और तीसरा ये है कि इस एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेज होती हैं जिन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। वो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से हमारा एयर का जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, हाई रहता है। इसकी वजह से लाइफ यहाँ सर्वाइव कर पाती है। अदरवाइज हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाएगा अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी। ठीक है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी वायु के एक विशाल आवरण से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो जो ब्लैंकेट है जो हमारे अर्थ को घिरे हुए है, इसे कहते हैं वायुमंडल। ठीक है। अब ये वायुमंडल है किस वजह से? ठीक है। एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर है। क्योंकि ये गैसेज बाहर भी जा सकती हैं अगर ग्रेविटी ना हो, तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ, अर्थ जो है इसको अपनी तरफ खींचे हुए है। दैट इज वाई ये यहाँ पर है। और यही कारण है कि अर्थ और मून में यही डिफरेंस है। जो मून है उस पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। मून पर, उसके पीछे रीजन ये है कि मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है, और इतनी ग्रेविटी एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर सकती। तो अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, इसी वजह से एटमॉस्फेयर को ये होल्ड कर पाती है। और एटमॉस्फेयर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है, इसकी वजह से एयर का ज़्यादा पार्ट जो है वो निचली तरफ ही है। ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी से उसको नीचे की तरफ खींचा हुआ है, तो यहाँ पर अर्थ के पास एयर ज़्यादा डेंस है, और ऊपर रेयर गैसेज हैं, यानी कि रेयर एटमॉस्फेयर दिखाई देता है। यानी कि यहाँ प्रेशर कम है, एयर प्रेशर कम है, और यहाँ रेयर एयर है। और जबकि अर्थ के पास में देखें तो यहाँ डेंस एयर है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर जो है ये ग्रेविटी की वजह से है, और ग्रेविटी इसको अर्थ की तरफ खींचती है, तो ज़्यादा गैसेज नीचे की तरफ ही हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो यही बात इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की गई है, तो कि ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर को नीचे की तरफ खींचा जाता है, और उसकी वजह से ही एटमॉस्फेयर जो है हेल्ड किया हुआ है, जो हमें हेल्प करता है। अब वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज होती हैं। वो डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज को हम स्टडी कर लें। सबसे पहले जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेज। मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर से आप थोड़ा सा समझें कि जो कभी जब भी कभी कोई मिक्सचर बनाया जाता है उसमें कभी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, यानी कि ये गैसेस आपस में ही रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन नहीं होती। ठीक है। और ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखती है। जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है। इसके अलावा CO2 भी है, और भी ऑर्गन भी है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं। ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखती हैं, और इनका एक मिक्सचर है। जैसे पानी में आप देखते हैं, एक गिलास पानी में आपने चीनी मिला दी, उसके बाद नींबू भी मिला दिया। ठीक है। तो लेमन वाटर हो गया ये। और उसके बाद उसमें चीनी भी मिला दी, शुगर मिला दी, नमक मिला दिया, साल्ट मिला दिया। तो सभी का टेस्ट तो आ रहा है, लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। इसे ही मिक्सचर कहते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज दैट मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी गैसेज है वायुमंडल का अधिकांश भाग बनाती है। इनका परसेंटेज एक बार बता देते हैं। बाकी हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन ये कम क्वांटिटी में है। ठीक है तो सही और भी गैसेज, लेकिन हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन ये कम मात्रा में है।
और टीनी डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। तो हवा में धूल के छोटे कण भी होते हैं, इसके अलावा वाटर वेपर भी होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ठीक है। अभी हमने आपको बता दिया, एक एक कंसेप्ट आपको बताया था कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसको तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे। मिक्सचर का मतलब वो आप केमिकली रिएक्टिव नहीं है, अपनी आइडेंटिटी को बना के रखती है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बल्क बनाती है। बल्क ऑफ द एटमोस्फेयर नाइट्रोजन अबाउट 78% है और ऑक्सीजन अबाउट 21% है। तो इन दोनों को अगर जोड़े, 78 और 21 को जोड़े, तो आपको एक रफ सी फिगर मिलेगी कि 99% तो इन दोनों से ही बन जाता है। तो बल्क ऑफ द गैसेस जो है वो इनसे बनी हुई है। बाकी तीसरे नंबर पर देखें तो वो आर्गन है 0.93%, एंड द फोर्थ नंबर पे देखें तो 0.03% है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए बहुत कम परसेंटेज में है। ठीक है, इसका मतलब ये इतनी परसेंट होते हुए भी ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। इसका थोड़ा सा परसेंटेज भी बढ़े तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग में बदल सकता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ने लगे अगर। ठीक है, तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये तभी हो पाता है जब CO2 या और बाकी ग्रीन हाउस गैसेज की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ने लग जाती है। CO2 और बाकी ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे CH4 है। ठीक है, और भी कई सारी गैसेज हैं। आपको ग्रीन हाउस के टॉपिक में, इफेक्ट के टॉपिक में साइंस में ये करवाया गया है, तो वहाँ से कोर्स में आप इसको अच्छे से और करें। ठीक है, रिपीटिशन करने का फ़ायदा नहीं। आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड इतना है। तो अगर सीक्वेंस में देखें तो नाइट्रोजन इज मैक्सिमम, उसके बाद ऑक्सीजन है, एंड देन आर्गन है, एंड देन CO2 है। तो ये आर्गन को हम भूल जाते हैं क्योंकि CO2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, तो आर्गन को हम भूल जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे इसका परसेंटेज भी काफ़ी है। ठीक है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। एक बार चित्र के माध्यम से भी दिखा देते हैं। अबाउट 78% इज नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन। कभी कभी ये 20 पॉइंट समथिंग करके 8 या 9 लिख देगा। ठीक है, तो उसको आप कंफ्यूज नहीं होना है, अबाउट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है एंड ऑर्गन 0.93% है। चलिए, अब जो गैसेज हैं वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला है नाइट्रोजन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स अपना नाइट्रोजन का जो डोज है, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट के रूप में नाइट्रोजन को लेता है और उससे के बाद अपनी अपना न्यूट्रिशन भी करता है और भोजन भी बनाता है। देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन दिस गैस, और उनका सर्वाइवल इस गैस पे होता है। और ये गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में इस गैस को डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकते, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, कुछ सिम्बायोसिस भी करते हैं। तो बैक्टीरिया कुछ फ्री लिविंग है यानी कि जो अकेले मिलके भी नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन किसी और के साथ मिलके करते हैं। जैसे सिम्बायोटिक में आप राइजोबियम याद रख सकते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया ये आपको प्लांट्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट है, दलहनी प्लांट्स जो होते हैं उनकी जड़ों में ये मिल जाएगा और वहाँ पर ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिस फॉर्म में प्लांट उसको ले सके, नाइट्राइट या नाइट्राइट के रूप में। दूसरी गैस है जो इम्पोर्टेंट गैस है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। क्यों? क्योंकि दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ब्रीथ आउट CO2। तो ये ऑक्सीजन को जो है वो लेते हैं। ये ऑक्सीजन इंसानों और जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। वेरी गुड। ग्रीन प्लांट्स टेक इन CO2 विच इज रिलीज बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और जो कि ह्यूमन और एनिमल्स ने छोड़ी है। दस देर इज ए म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमन और एनिमल। सो इस प्रकार से आपस में संबंध बन गया है। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो मनुष्य द्वारा छोड़ी जाती है, और O2 छोड़ते हैं। ठीक है, पौधों और मनुष्यों के बीच, जानवरों के बीच एक संबंध, पारस्परिक संबंध है। वो उनको CO2 देते हैं, वो उनको O2 देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ी से और फैक्ट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 के द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पर CH4। ठीक है, ग्रीन हाउस के टॉपिक में आप ये चीज़ देख सकते हैं। वातावरण में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ग्रीन प्लांट्स यूज
carbon dioxide to make their food and release oxygen. So this process is called as photosynthesis. ये टॉपिक भी आपको साइंस में करवाया गया है, तो इसका रिपीटेशन करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी वहाँ बहुत अच्छे से डीप में करवाया गया है। ग्रीन प्लांट्स कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। हरे पौधे अपना भोजन बनाने और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 का प्रयोग करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जिसमें CO2 को यूज करते हैं वो, उसके बाद H2O को यूज करते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कैटलिस्ट जो कि प्लांट्स की सेल के अंदर मिलता है, उसको यूज, उसके प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन एयर फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बर्निंग ऑफ फ्यूल से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो रही है, इसलिए फ्यूल्स भी क्लीन फ्यूल और ग्रीन फ्यूल की कोशिश की जा रही है। अब एक बार हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर का कॉन्फ़िगरेशन कंटेंट तो हमने देख लिया। ठीक है, जो उसकी पैटर्न है, गैसेस कितनी है, परसेंटेज है, वो सब देख लिया। अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर सारा है एक जैसा है या अलग अलग है। 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो एटमॉस्फेयर को अगर अर्थ के सरफेस से देखें, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ देखें तो 5 लेयर्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो पहली लेयर हो गई, दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी। ये किस लिए किया गया है? क्योंकि यहाँ पे एयर का कंपोजिशन तो अलग है ही है, एयर का फंक्शन भी अलग है। पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज शोभ मंडल। मुझे लगता है नेक्स्ट स्लाइड पे ये हिंदी में भी मैंने बनाया है। ठीक है, तो शोभ मंडल अदरवाइज मैंने लिख दिया है। इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। ठीक है, एवरेज हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर है। नॉर्मली ये 18 और फिर नीचे 8 ऐसे करके जो है 26 कर दिया जाता है। ये देखिए जो 8 किलोमीटर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर ये लगभग 18 किलोमीटर ऊंचा होता है, क्योंकि यहाँ हवा ऊपर की तरफ उठ रही है। यहाँ गर्मी ज़्यादा है, हवा हल्की होके गर्म होके ऊपर की तरफ उठ रही है। और 90 डिग्री लैटिट्यूड पर, या वो नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों ही लैटिट्यूड पर हवा ठंडी होकर नीचे की तरफ बैठ रही है। तो यहाँ पर इसकी हाइट 8 किलोमीटर तक ही होती है। तो आप एवरेज निकालेंगे 18 + 8, तो ये हो गया 26, और इसका एवरेज कितना हो गया? 13। तो दैट इज रिटन हेयर। एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है, तो कहीं पर 8 भी होगी, कहीं पर 18 भी होगी। द लेयर इन विच इट इज द लेयर इन विच द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट। यही वो लेयर है जिसके अंदर वो एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं, वो एग्जिस्ट करती है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना अकर। तो मौसम से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, चाहे बिजली कड़कना, चाहे बादल का बनना, चाहे धुंध बनना, जैसे कोहरा हो जाता है, या फिर कोई और ऐसी घटना है, बारिश होना, बिजली, थंडर होना, तूफान आना, सब प्रोसेस जो है, लाइटनिंग होना, ये सारी की सारी चीज़ें, रेन होना, ये सारे फिनोमिना, या बादलों का बनना, ये सारे मौसम के फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर में जो जेट प्लेन है उनको क्यों नहीं उड़ाया जाता, बल्कि वो उससे ऊपर वाली लेयर में आपको उड़ाए जाते हैं। मैं इसको बताता हूँ स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है। देखिए, ये अप टू 50 किलोमीटर तक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें ओजोन है, और ओजोन हमें सन से आने वाले जो हार्मफुल रेडिएशन है, जिन्हें कह सकते हैं कि वो हमें हार्म कर सकते हैं, उनका नाम है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हार्मफुल रेडिएशंस जिन्हें कहते हैं अल्ट्रा यूवी रेडिएशंस, या इनको हिंदी में पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या पराबैंगनी किरणें, ये किरणें बहुत हार्मफुल हैं, और इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ये हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, और इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। इसके अलावा हमारी आइज़ को भी हार्म कर सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये बाकी वेजिटेशन जो हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये ओजोन गैस क्या करती है? ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसका मतलब ये हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर इज आइडियल फॉर जेट फ्लाइट। तो ये लेयर्स के अंदर, जैसे अर्थ से हम जब जहाज में उड़ते हैं तो पहले आपको ट्रोपोस्फेयर से बाहर निकाला जाता है, और आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जब
जो अपनी नेचुरल हाइट, जो जो एक जनरल हाइट प्लेन पे जब अचीव कर लेता है तो वो सीधा उड़ता रहता है। तो वो आपको बादल नीचे दिखाई देते हैं, ना कि ऊपर, क्योंकि ये बादल जो है ये ट्रोपोस्फेयर में और आप यहाँ उड़ रहे हैं। ठीक है, तो जेट प्लेन के लिए आइडियल कंडीशन होती है, यहाँ कोई तूफान नहीं आना होता, बाकी चीज़ें नहीं आने होते। तो ये इसी वजह से वहाँ पर जेट प्लेन के लिए आइडियल कंडीशन दिखाई देती है। अब है मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर बर्निंग ऑफ मीटियोर होता है। आपने देखा है, मैंने आपको मीटियो राइड्स करवाए थे, जिनमें एक मीटियोर करवाया था और उसके बाद ये साइंस की क्लास में हो चुका है, दूसरा था मीटियोराइट। ठीक है, तो मीटियोर्स वो होते हैं जो जो वो छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, गोले होते हैं, जो अर्थ जो बाहर घूमते रहते हैं और कभी कभी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आ जाते हैं। ठीक है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो मीटियोर्स कहते हैं। तो अगर वो पूरे के पूरे जल जाते हैं तो मीटियोर ही है, लेकिन अगर उनका कुछ हिस्सा बच जाए और अर्थ तक आ जाए तो इसको मीटियोराइट कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ कि जो राइट है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, मीटियोराइट, और मीटियोर जो पूरा का पूरा जल जाए। तो ये बर्निंग ऑफ मीटियोर्स जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है। दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर। ठीक से, फ्रिक्शन विद एयर की वजह से ये ऐसा हो पाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मीजोस्फेयर जो है आपको देखने को मीजोस्फेयर जो है वो फ्रिक्शन विद एयर के साथ मीटियोर को बर्निंग यहाँ पर होती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। यहाँ ये लेयर को थर्मोस्फेयर कहते हैं। और इस थर्मोस्फेयर, मान लीजिए ये तीसरी चौथी लेयर आ गई, थर्मोस्फेयर फोर्थ लेयर। तो इसमें कुछ पार्ट में कुछ गैसेस जो हैं वो आयनाइज्ड होती हैं। आयोनाइज्ड गैसेस कुछ पार्ट में एक लेयर बनाती है, और इस लेयर को, जो पतली सी लेयर जो इस थर्मोस्फेयर के अंदर ही बनी हुई है, उसको हम कहते हैं आयनोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से रेडियो जो टावर होते हैं वो सिग्नल छोड़ते हैं। ठीक है, और वो सिग्नल इस आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, और आपके जो रेडियो का रिसीवर है उस पे आकर ये ये रिसीवर पे हमें रेडियो कम्युनिकेशन हेल्प करता है। ठीक है, तो ये नेचुरली रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को, और रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं आयनोस्फेयर। उसके बाद है एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर विच हैज वेरी थिन लेयर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हमने बताया एयर प्रेशर कम होता जाएगा। तो एयर प्रेशर कम होने की वजह से जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्सोस्फेयर, जिसे बाह्य मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखा है क्या, चलिए मैं एक बार हिंदी में आपको इसकी लेयर्स के नाम बता देता हूँ, क्योंकि ये स्लाइड पहले एक ही स्लाइड है। सबसे पहले है शोभ मंडल, हिंदी वालों के लिए। उसके बाद दूसरा है समताप मंडल, इसी के अंदर जेट प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, और ओजोन लेयर है। शोभ मंडल में सारी मौसम संबंधी सारी दिक्कत होती हैं। मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर को कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में आपने देखा है मेटेओराइट यानी कि उल्का पिंड जलते हैं। थर्मोस्फेयर ताप मंडल। ठीक है, और इसी के अंदर एक आयनोस्फेयर है जिसे आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में एक्सोस्फेयर जिसे कहते हैं अ, बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये सारी लेयर आपको बता दी, 5 लेयर टोटल हैं। ये आयनोस्फेयर अलग नहीं है, थर्मोस्फेयर के अंदर ही। एक बार रिवीजन के लिए देख लेते हैं। शुरू करते हैं ट्रोपोस्फेयर से। ये एवरेज हाइट याद 13 किलोमीटर याद रखिए, ये 12 लिखा हुआ है। 13 किलोमीटर में आप देखिए मौसम संबंधी चीजें जो हैं वो यहीं पर होती है सारी की सारी। तो ट्रोपोस्फेयर में पैसेंजर प्लेन को जो है वो यहाँ पर आइडियल कंडीशन में स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाया जाता है। और यहाँ पर ओजोन भी होती है। यहाँ पर सारी जो फिनोमिना होते हैं, जो मौसम सब मेट्रोलॉजिकल जितने भी फिल्म फिनोमिना कह सकते हैं, मेटियोरोलॉजिकल। ठीक है, वो सारे यहीं पर होते हैं। उसके बाद मिजोस्फेयर में उल्का पिंड जलते हैं, आपने देखा है। थर्मोस्फेयर में रेडियो कम्युनिकेशन बताया आपको। और एक्सोस्फेयर में आगे बाहर चल के सेटेलाइट वगैरह सेटअप किए जाते हैं। तो इसके सारे फीचर्स हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब बात करते हैं एयर के अंदर होने वाले कुछ फिनोमिनास के बारे में। सबसे पहले वेदर एंड क्लाइमेट। हमने देखा है कि क्लाइमेट और वेदर की बात हमने वैसे भी की थी, कि मौसम संबंधी जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कहाँ पर हो रही है, वो ट्रोपोस्फेयर में हो रही है। वो क्या है असल में, मौसम और जलवायु में डिफरेंस क्या है। वेदर इज द ओवर टू ओवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर। वेदर जो है वो
हर घंटे की प्रति घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति है। यानी कि 1 घंटे में पहले आपने शायद ऐसा अनुभव किया हो कि मौसम अभी थोड़ा-सा सूखा है या गर्मी ज़्यादा है और थोड़ी देर में आपको ठंडी हवाएँ लगने लग जाती हैं। तो यानी कि ये शॉर्ट टर्म के फिनोमेना को कहते हैं। ठीक है? एटमॉस्फेयर की शॉर्ट टर्म की जो कंडीशन है, शॉर्ट टाइम की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कहते हैं वेदर। ठीक है? और क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन ऑफ ए लार्ज पीरियड एंड ऑफ लार्ज एरिया। ठीक है? ये क्लाइमेट जो है यानी कि जलवायु जो है वो बड़ी अवधि के लिए कहा जाता है और इसके लिए 25 से 30 साल का एवरेज निकाला जाता है। इसमें जैसे भारत का क्लाइमेट अगर निकालना है तो हम क्या देखते हैं, हम एवरेज निकालते हैं पिछले 20 से 25 साल का और हम इसमें ये पाते हैं कि भाई भारत के अंदर जब जून का महीना होता है या जुलाई का महीना होता है तो रिलेटिवली पिछले 25 साल से टेम्परेचर एवरेज जो है वो 30 के आसपास या 35 के आसपास या 40 के आसपास रहता है। ठीक है, ये एवरेज निकाल लिया हमने। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्दी में क्या रहता है, जनवरी के मौसम में या दिसंबर के मौसम में उसका टेम्परेचर क्या रहता है। फिर बारिश के मौसम में देखेंगे कब बारिश आती है, तो एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज ही कंडीशंस जो है वो मौसम जो जलवायु को बताती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की है। ठीक है, ये हम लॉन्ग टर्म की कंडीशन जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उनको के बारे में बात कर रहे हैं और वेदर का मतलब है शॉर्ट टर्म की कंडीशंस को। ठीक है, अब टेम्परेचर भी देखिए, हवा गर्म भी होती है ठंडी भी होती है। तो टेम्परेचर असल में क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड ए टेम्परेचर। हवा के गर्म और ठंडे होने की डिग्री को तापमान कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, दिन और रात में ही नहीं बदलता, बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब देखेंगे दिन में टेम्परेचर हाई हो जाएगा क्योंकि सूरज की किरणें आ रही हैं, नाइट में टेम्परेचर रिलेटिवली लो हो जाएगा। आप अभी भी इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। और इसके अलावा सीजन के कंपैरिजन में भी आप देखें तो टेम्परेचर डिफरेंस दिखाई देता है। खास तौर से जो नॉर्थ इंडिया है उसकी तरफ आपको ये चीज़ फील करेगी। साउथ इंडिया और कोस्टल एरिया में इतना फील नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो आपको ज़रूर मौसम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। खास तौर से 23 साढ़े 23 डिग्री के ऊपर वाला जो क्षेत्र है नॉर्थ, उसमें आपको ये देखने कर्क रेखा जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर वाले क्षेत्र में ये आपको ज़्यादा दिखाई देगा। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन। यानी कि जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की वो केल्विन है, ये ध्यान रखें। डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं है, एसआई यूनिट केल्विन है। इंसोलेशन क्या है, देखिए इंसोलेशन होता है सूर्य का जो किरणें हैं वो उनको कहते हैं इंसोलेशन। इट इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द अर्थ। ठीक है, सूर्य तप क्या है, यह पृथ्वी द्वारा अवशोषित होने वाली आने वाली सौर ऊर्जा है। मान लीजिए यहाँ पर अर्थ पर सूरज की किरणें आ रही हैं, तो अर्थ कितना इसको अब्जॉर्ब कर रही है, इसको कहते हैं इंसोलेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। और ये इंसोलेशन जो है वो जैसे जैसे हम इक्वेटर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो ये सूर्य तप कम होता जाता है। कैसे होता है अभी बताएंगे। तापमान को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। एक बार बात करते हैं कि ये डिफरेंस कैसे दिखाई दिया। इस स्लाइड से आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। देखिए ये है 0 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हम लैटिट्यूड के रूप में देखें तो इधर लैटिट्यूड बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और लैटिट्यूड ये हाई लैटिट्यूड हो गया ऊपर की तरफ और ये लो लैटिट्यूड हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, ये लो लैटिट्यूड है और इधर देखेंगे ये 90 डिग्री साउथ हो गया, ये 90 डिग्री नॉर्थ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको हाई लैटिट्यूड दिखाई देंगे। हाई लैटिट्यूड पे देखिए ये सनलाइट इधर से आ रही है, ये सनलाइट देखिए यहाँ पर ये लाइट बिल्कुल सीधी पड़ रही है और देखिए इतना स्पेस में ये फैल रही है। सेम कॉलम मान लीजिए 1 सेंटीमीटर कॉलम है लाइट का और ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में ही फैल रहा है बस। ठीक है, तो स्ट्रेट रेज फ्रॉम सन आर कमिंग हेयर। ठीक है, तो सीधी रेखा सीधी किरणें पड़ती हैं जिसे कहते हैं सन की रेज जो है वो परपेंडिकुलर पड़ रही है यानी कि लंबवत पड़ रही है यहाँ पर भूमध्य रेखा पर। तो इसकी वजह से इफेक्टिव हीटिंग ज़्यादा हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हीटिंग इन कंपैरिजन टू दिस पार्ट में देखिए है तो वही 1 सेंटीमीटर का ही कॉलम यहाँ पर भी, लेकिन देखिए फैला कितने में हुआ है, लगभग लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर में ये फैला है। एनर्जी तो उतनी ही है लेकिन फैलाव ज़्यादा में हो गया है। इसकी वजह से यहाँ इफेक्टिव हीटिंग कम है।
इन कंपैरिजन टू 0 डिग्री। ठीक है, इसको इसकी वजह से कहेंगे यहाँ इंसोलेशन ज़्यादा है और यहाँ इंसोलेशन कम है। ठीक है, और देखिए ये बीच की जोन जो है वो मॉडरेट जोन होगी, तो ये हाई टेम्परेचर जोन है क्योंकि इंसोलेशन ज़्यादा है। यहाँ पर इंसोलेशन बहुत कम है, इसलिए बहुत कम तापमान दिखाई देगा यहाँ पर, और यहाँ पर मॉडरेट बीच में लगभग मॉडरेट दिखाई देगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड। अगर हम हाई लैटिट्यूड से इस तरफ लो लैटिट्यूड 0 डिग्री की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि इंसोलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से भी वापस आएंगे तो भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा 0 डिग्री तरफ, और अपोजिट जाएंगे तो घटता हुआ दिखाई देगा। यानी कि लो लैटिट्यूड से 0 डिग्री के पास से जो लो लैटिट्यूड है उनसे 90 डिग्री यानी कि हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता दिखाई देगा। तो इस तरीके से कंसेप्चुअल आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है एयर प्रेशर, ये सीधा सीधा जो है वायु दाब को पृथ्वी की सतह पर हवा के भार द्वारा लगाए गए दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये हमारा अर्थ है और अर्थ पर एयर भी है, तो इस पोर्शन पर अगर हम कहीं बैठे हैं तो ये एयर का जो भार है हमारे सिर के ऊपर, जो एयर है इसका वेट कितना है, तो वेट जितना होगा उतना ही वो प्रेशर डालेगा हमारे ऊपर। दिस इज एयर प्रेशर। ठीक है, horizontally the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at given places। और अर्थ के अलग अलग सरफेस पे अगर एयर प्रेशर देखना है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली ये टेम्परेचर की वजह से जो है डिफरेंस दिखाई देता है। अगर किसी जगह पर ज़्यादा गर्मी है तो हवा ऊपर की तरफ उठेगी और यहाँ लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा क्योंकि खाली हो गया एरिया। ठीक है, और जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ ठंडी होकर हवा सिकुड़ के भारी हो जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो हवा फैल जाएगी, सेम हवा ज़्यादा वॉल्यूम में फैलेगी तो हल्की तो चली चली जाएगी क्योंकि हवा में का मास तो सेम रह गया लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो डेंसिटी उसकी घट गई। अब यहाँ पर देखिए हवा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से हवा जो इतने एरिया में थी वो सिकुड़ के इतने एरिया में रहेगी, हैवी हो गई, वो हैवी होकर नीचे की तरफ बैठती है। तो नीचे बैठने की वजह से यहाँ पर आपको हाई प्रेशर फील होगा। ठीक है, और फिर हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ये भी बात है। तो आप अगर कहीं माउंटेन के ऊपर हैं तो आपको देखिए, मान लीजिए एक एटमॉस्फेयर आपका यहाँ तक है, एक माउंटेन के ऊपर है तो आपके ऊपर केवल इतनी हवा का ही प्रेशर है, तो यहाँ पर आपको कम एयर लोअर एयर प्रेशर फील होगा। यहाँ पर आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम भी होगी, ब्रीथिंग जो है वो सांस लेने में कभी कभी नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है। ठीक है, नोज ब्लीडिंग की वजह भी यही होती है कि बाहर एयर प्रेशर बहुत कम है, अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी नाक की जो पतली पतली जो वेसिकल्स हैं वो फट जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा काम करेंगे यहाँ पर तो काम करने की वजह से आपको कम हवा होने की वजह से सांस बहुत जल्दी जल्दी चढ़ेंगे। और नीचे आप देखिए यहाँ पर उसी एयर से आप देखिए कितना बड़ा कॉलम जो है एयर का वेट नीचे सरफेस पे निचले एरिया में कितना बड़ा एरिया में इतना बड़ा एयर का कॉलम आप पे प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से आपको निचले एरिया में ज़्यादा हाई प्रेशर फील होगा। एक बार चित्र के माध्यम से एक बार समझाएंगे आपको। देखिए, द एरिया हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। जहाँ पर भी लो टेम्परेचर होगा एयर कोल्ड होगी। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ दोनों ही बातें। कम उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में हवा ठंडी होती है, ठंडी हवा सिकुड़ के बैठती है और हाई प्रेशर क्रिएट करती है। ये हैवी हवा होगी, ये नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, और एयर जो है हमेशा मैंने बताया था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। यहाँ खाली जगह है और यहाँ भरी हुई है तो ये इसी तरफ जाएगी। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर फॉल, और जैसे जैसे हम एटमोसफेयर की लेयर के ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। वो उसका रीज़न मैंने आपको बता भी दिया है, ग्रेविटी की वजह से है। तो ज़्यादातर एयर नीचे की तरफ है, ऊपर थिन एयर मिलेगी आपको। जैसे जैसे जाएंगे तो एयर प्रेशर कम होता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। जब भी कभी लो प्रेशर आपको दिखाई देगा तो वो कब दिखाई देगा, जब सनी डे होगा। सनी डे की वजह से आपको खूब हीट यहाँ पर मिल रही है, और हीट मिलने की वजह से क्या होगा, नहीं सॉरी, ये लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउड स्काई। मैं इसको गलत तरीके से बता गया आपको, अब समझिए दोबारा से। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउड स्काई, लो प्रेशर में क्लाउड स्काई बनता है। इसका कारण क्या है कि क्योंकि सन की रेज यहाँ पर पड़ रही थी,
और बहुत गर्मी यहाँ पर बन गई थी। इसकी वजह से हवाएं जो है वो, उनका टेम्परेचर राइज हुआ, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से उनका वॉल्यूम भी राइज हुआ, वो ज़्यादा एरिया में फैल गई। सेम हवा है, वेट तो उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ गया तो ये हल्की हो गई। लाइट होने की वजह से ये ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी, आसपास की ठंडी हवा या भारी हवा वो इधर इसकी तरफ भागने लग जाएगी। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ टेम्परेचर है ही ज़्यादा तो ये हवा भी ऊपर उठती रहेगी, और ये हवा जब गर्म होती है तो अपने साथ भाप भी लेके जाती है। लेकिन ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में आप सभी जानते हैं कि 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन आ जाता है, इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर को नीचे से हीट होता है, हीटिंग होती है, ऊपर से हीटिंग नहीं होती। ऊपर जाके इसके बादल बन जाएंगे तो क्लाउडी स्काई बनेगा ही बनेगा। अब बात कर रहा था ये कि हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। हाई प्रेशर मतलब हवा नीचे की तरफ बैठ रही है, और जब हवा नीचे की तरफ बैठेगी तो इसका कंडेंसेशन ही नहीं होगा, बादल ही नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर क्लियर स्काई दिखाई देगा आपको। ठीक है। तो ये हो गया एयर प्रेशर के बारे में बात। और ये बात होगी कि अलग अलग ऊंचाई पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होगा। तो हम हमेशा जो किसी स्थान की ऊंचाई जो है वो सी लेवल से मापते हैं। ठीक है। कोई पहाड़ भी कितना ऊंचा है उसको हम सी लेवल से मापते हैं। ठीक है। सी लेवल ये होता है हाई टाइड और लो टाइड जो आपको करवाए गए हैं उनके बीच का जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं सी लेवल। और हमारे देश में इंडिया में अगर पूछा जाए कि जो सी लेवल कहाँ से नापते हैं तो वो चेन्नई से नापते हैं। ठीक है। इसे डेटम लाइन कहते हैं, जहाँ से सी लेवल नापा जाता है। इसके कंपैरिजन में ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा कॉलम है एयर का। ये सारी एयर का प्रेशर नीचे की तरफ, इसका वेट का प्रेशर यहाँ पर आएगा। इसकी वजह से सी लेवल पर मैक्सिमम आपको एयर प्रेशर दिखाई देगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये कॉलम घट गया तो प्रेशर कम हो गया, और आप बिल्कुल हाइट पे जाएंगे तो आपको और कम एयर प्रेशर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। ठीक है। तो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा है और माउंटेन्स पे सबसे कम है। ठीक है। ये वही चीज़ है, इसको इसने दिखाने की कोशिश की है, बस वही बात है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पवन की दिशा में। ठीक है। एयर हमने पढ़ लिया है। एयर इन मूवमेंट, एयर अगर मूवमेंट में है इज कॉल्ड एज विंड। वैसे तो आप कमरे के अंदर बैठे हैं, आपने पंखा भी बंद किया हुआ है, सारी चीज़ें बंद है, तो एयर इन मूवमेंट जो है दैट इज कॉल्ड एज विंड। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड एज विंड। हमने आपको बताया अभी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चलती है। ठीक है। उच्च वायु दाब क्षेत्रों से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, और हवाओं को मोटे तौर पर 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। हवाओं को हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली है परमानेंट विंड्स। ठीक है। दूसरी है सीजनल विंड्स। ठीक है। सीजनल विंड्स को सेकेंडरी विंड्स के रूप में भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और तीसरी है लोकल विंड, जो लोकल एरिया में चलती है। ठीक है। सीजनल विंड्स देखिए, स्थायी पवनों में बहुत सारी पवनें हैं, अभी बताएंगे आपको। मौसमी पवनों में यानी कि जो मौसम के हिसाब से बदलती है, उनमें मानसून को खास तौर से पढ़ते हैं, क्योंकि मानसून में खास चीज़ यही है कि सीजनल रिवर्जल ऑफ द विंड डायरेक्शन है। ठीक है। उसके बाद स्थानीय पवनें जो कुछ स्थानीय क्षेत्रों में ही बहती हैं। पहले देखते हैं एक बार फिर से क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी विंड्स, जिनको परमानेंट विंड भी कहते हैं, ये हमेशा बहती रहती है, हमेशा चलती रहती है। ठीक है। इनमें ट्रेड विंड्स हैं, पछुआ पवनें, इनको व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक है। और दूसरों को पछुआ पवनें कहते हैं, और इनको पूर्वा पवनें। ठीक है। और दूसरी है मानसून, जो कि मैंने अभी सीजनल में भी बताया था कि सीजन के हिसाब से मानसून की डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है। लैंड एंड सी ब्रिजेज, ये भी सेकेंडरी है। ये ब्रिजेज जो है ना, ये वाले, ये इन्हीं के अंदर होती है, लेकिन इनका एरिया जो है ना शॉर्ट होता है। ठीक है। और मुख्य रूप ये विंड्स जो चलती रहती है इन्हीं के बीच में, मान लीजिए ये बड़ी विंड है, इन्हीं के बीच में कुछ छोटे एरिया में इन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल ली, ठीक कर ली, ये थोड़ा सा दिखाई देता है। लोकल विंड का एरिया और भी छोटा हो जाता है। लू खासतौर से भारत में है। लू इज वेरी हॉट लोकल विंड विच ब्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर।
भारत के उत्तर पश्चिम पार्ट में बहती है। ये बड़ी ही डेडली है, इसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो जाता है, कभी कभी डिहाइड्रेशन और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको परमानेंट विंड्स के बारे में। परमानेंट विंड्स जो कि स्थायी पवने हैं, ठीक है, ये परमानेंट विंड्स के बारे में बताएं आपको। ठीक है, इनको प्राइमरी विंड भी कहते हैं। द परमानेंट विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे साल बहती रहती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये 0 डिग्री है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 30 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र है नॉर्थ का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री तक साउथ का एरिया, और ये 90 डिग्री। आपको पता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन हाई है, और इंसोलेशन हाई होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई। ठीक है, टेम्परेचर भी हाई है, इसकी वजह से हवाएं गर्म होती हैं, और ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ती हैं और कुछ दूर जाकर बैठती हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ हवाएं इस डायरेक्शन में भी जाके कुछ दूर बैठती हैं। तो यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठी है, इस वजह से यहाँ लो प्रेशर का एरिया हो गया, और यहाँ नीचे की तरफ बैठ रही है तो ये हाई प्रेशर का एरिया हो गया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाएंगी जाएंगी। ये हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर जब ये विंड सीधी नहीं जाती, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ये फोर्स पृथ्वी की मूवमेंट की वजह से है, तो ये हवाएं फेरल्स का लॉ है, जिसे हम फेरल्स लॉ के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये विंड जो नॉर्थ है उसमें तो अपने राइट की तरफ मुड़ जाती है, और जो साउथ है उसमें अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। तो इसलिए सीधी आती हुई नहीं दिखाई देती है, थोड़ी टेढ़ी आती हुई दिखाई देती है। तो ये जो पवने हैं जो 30 डिग्री साउथ और नॉर्थ के बीच में है, इनको ट्रेड पवने या व्यापारिक पवने कहते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर बन गया है, तो कुछ हवाएं तो ये ऐसे जमीन से टकरा के ऐसे चलेंगी, कुछ ऐसे चलेंगी। तो ये विंड भी देखिए राइट की तरफ मुड़ गई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 90 डिग्री पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो हवाएं जो है नीचे की तरफ बैठ रही है, तो हाई प्रेशर बन गया है। हाई प्रेशर से इस तरफ हवाएं चलेंगी, और ये भी अपने राइट की तरफ मुड़ गई है। तो ये जो यहाँ बीच की वाली जो है पवने, उनको वेस्टर्लीज या पछुआ कहते हैं, और इनको कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, यानी कि ध्रुवीय पूर्वी पवने। तो ये परमानेंट विंड्स हैं जो आपको स्टडी करी। अब हम एक बार देख लेते हैं इसको इस मैप के माध्यम से भी। 0 डिग्री पर आपने देखा है कि हवाएं गर्म होकर उठ रही हैं, और ये हवाएं जब गर्म होकर उठती हैं, ये मैप में इसने कुछ गड़बड़ दिखाया है, ये निशान इधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। 0 डिग्री से उठेंगी, तो 0 डिग्री से उठ के ये वापस उधर जाके हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगी। ठीक है, हाई प्रेशर से हवाएं नहीं उठती हैं, इस मैप को मत यूज करें, इसको यूज नहीं करते, ये गलत तरीके से बनाया गया है, इसको नहीं यूज करते। अब सेकेंडरी विंड्स के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी विंड्स ऐसी विंड्स है जो कि अपनी डायरेक्शन रैपिडली चेंज करती है, और वो प्राइमरी विंड्स के अंदर ही होता है। देखिए क्या होता है, लैंड और सी ब्रीज इसका एग्जाम्पल है। देखिए क्या होता है कि दिन के टाइम क्या होता है कि सूरज जब निकला होता है, तो लैंड जो है वो लैंड वार्मर हो जाता है, और हवाएं जो है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। तो ये लो प्रेशर का एरिया बन गया, और हवाएं गर्म होकर फिर इस तरफ जाती हैं। और इसके कंपैरिजन में जितनी जल्दी ज़मीन गर्म हो जाती है, उतनी जल्दी वाटर इतना गर्म नहीं होता। आपने गर्मी में देखा भी होगा कि आप जब पैर रखते हैं गर्म ज़मीन पर, तो वहाँ से वाटर जो है वो, बल्कि वाटर में इतना गर्मी नहीं बनती जितना ज़मीन तप जाती है। तो वाटर अभी भी इसके कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में हाई टेम्परेचर लिए हुए है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से हवाएं कुछ कम ठंडी हैं। तो ये ठंडी हवाएं हैं, इसकी वजह से ये हाई प्रेशर का एरिया हो गया, और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो ड्यूरिंग डे टाइम वो सी ब्रीज विल ब्लो, सी ब्रीज जो है वो चलती है। ठीक है, और रात को सिचुएशन उल्टी हो जाती है, क्योंकि लैंड जितनी जल्दी ठंडा हुआ था, गर्म हुआ था, उतनी जल्दी 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 वो कोल्ड भी हो जाता है। लेकिन पानी इतनी जल्दी कोल्ड नहीं होता। तो पानी गर्म है, तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तो यहाँ लो प्रेशर एरिया हो गया। और क्योंकि ये ज़मीन ठंडी हो चुकी है और रात को सूरज की गर्मी नहीं है, तो हवाएं नीचे की तरफ बैठ रही है, तो हाई प्रेशर एरिया हो गया। तो अब रात को लैंड ब्रिजेज आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है। तो इस तरीके से दो तरह की विंड आपने देखी, जो कि सेकेंडरी का ही पार्ट है, या कह सकते हैं वो सीजनल में तो खैर मानसून को ही ज़्यादा रखते हैं। तो ये सेकेंडरी विंड का दोबारा से एग्जांपल दिया है इन्होंने कि दिन के टाइम में क्या होता है, यहाँ गर्मी बहुत है लैंड पे और लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, हवाएं ऊपर उठेंगी गर्म होके। तो इधर देखिए यहाँ पर लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, जिसे लैंड ब्रिज कहते हैं। एक और एग्जांपल है वैली एंड माउंटेन ब्रिज। ठीक है, वैली और माउंटेन ब्रिजेज चलती हैं। देखिए क्या होता है, दिन के टाइम में ऊपर के जो पार्ट हैं, ऊपर के जो पार्ट हैं ये गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी और ठंडी हवाएं नीचे की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, ऊपर के हिस्से जो हैं वो गर्म हो रखे हैं, तो गर्म होने की वजह से ये गर्म होंगे तो ठंडी हवाएं जो बीच की थी वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो इसकी वजह से जो आपको हवा का सर्कुलेशन दिखाई देगा कि वैली से ऊपर की तरफ हवाएं आती हुई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और ऊपर से ये ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं आ रही है, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं आपको आती दिखाई देंगी, इसको माउंटेन ब्रिज कहेंगे। ठीक है, अब शाम को क्या होता है देखिए, शाम को ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ठंडा हो जाता है, तो ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती दिखाई देगी और गर्म हवाएं ऊपर की तरफ निकल जाएंगी। ठीक है, ये डायरेक्शन बदल गई है देखो, पहले गर्म हवा ऊपर जा रही थी, ठीक है, लेकिन वो माउंटेन से जा रही थी। ठीक है, अब कोल्ड हवा बीच में बैठ रही थी, लेकिन अब बीच में क्या, वार्म हवा बीच में से जा रही है और कोल्ड हवा नीचे की तरफ बैठ रही है। तो इस तरीके से हवाओं की डायरेक्शन बदल जाती है मौसम समय के हिसाब से। और एक मानसून वाली मैंने जो बताई थी, मानसून में क्या होता है, जब मानसून भारत में आता है, ठीक है, तो नॉर्मली जो इस समय पवनें बहती हैं वो नॉर्थ ईस्ट पवनें होती हैं, जिनको ट्रेड विंड भी कहते हैं। ट्रेड विंड के क्षेत्र में हम आते हैं, क्योंकि 23.5 डिग्री हमारा यहाँ जो है पार्ट है, और 30 डिग्री लगभग ऊपर से ये नॉर्थ ईस्ट वगैरह जो है ये पवने होते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है जो सर्दियों में नॉर्मल रहता है, लेकिन गर्मियों में हवाओं की दिशा बदल जाती है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाती है। तो ये भी सेकेंडरी का ही पार्ट है। मॉइस्चर, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड अदर वाटर बॉडीज इट बिकम वेपर्स। तो जब पानी जो है वो अ, जल भूमि से या फिर जल की जो निकाय हैं, जल की जो स्टोरेज हैं, जैसे कोई भी वाटर बॉडी है उससे वाष्पित होता है तो वो वाष्प बन जाता है। हवा में किसी भी समय की नमी को आर्द्रता के रूप में जाना जाता है, यानी कि मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है कितनी हवा में आर्द्रता है। मान लीजिए 10% ह्यूमिडिटी हो रखी है, इसका मतलब है कि हवा के अंदर 10% वाटर है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का 10% ये अपना लिए हुए है। जब जल वाष्प पर ऊपर उठता है तो वो ठंडा होने लगता है। उसके बाद जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों का निर्माण करता है। व्हेन वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग, द वाटर वेपर कंडेंसेस काजिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये तो जल चक्र में आपको करवाया भी गया है। मॉइस्चर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। when these droplets of water become too heavy to float in the air, they come down as precipitation। और यही जो पानी की बूंदें जो ऊपर जाकर संघनन जिनका कंडेंसेशन हुआ है, अगर ये इतनी बड़ी हो जाए आपस में मिल मिल के कि अब वे हवा में नहीं फ्लोट कर सकती और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरने लगेंगी, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, they can withstand with the gravity। precipitation is the falling of moisture in the form of rainfall, snow or fog or sleet or hailstorm। तो वर्षा का मतलब है वर्षा के रूप में, बारिश के रूप में, या हिमपात के रूप में, कोहरा, ओलों के रूप में जो वायुमंडल की जो नमी है उसका गिरना ही वर्षा कहते हैं, और ये ग्रेविटी से फॉल करती है। ठीक है, क्लाउड्स आर मासेज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये क्लाउड्स हम जो देखते हैं, ये क्लाउड्स कुछ नहीं है, ये वही वाटर ड्रॉपलेट्स के जो है मासेज हैं, ये इकट्ठे होके आपको ज़्यादा ऐसे वाइट कलर के ऐसे दिखाई देते हैं। when these droplets of water become very heavy, they came down as precipitation, and precipitation that come down to earth in liquid form is called as rain। और वो प्रेसिपिटेशन जो अर्थ पर लिक्विड के फॉर्म में आती है उसे रेन कहते हैं। अदरवाइज बर्फ के फॉर्म में आएगी तो उसको स्नो कहेंगे, और बर्फ के गोलों के रूप में आएगी तो उसको स्लीट कहेंगे, हेल स्टॉर्म भी कह देते हैं, यानी कि ओले भी कह देते हैं। तो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन होती है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रेसिपिटेशन जो है वो 3 प्रकार की है नॉर्मली, यानी कि बारिश जो है वो 3 प्रकार की होती है। इसको थोड़ा सा देखें, हम शुरू करते हैं, एक थोड़ा सा 10 सेकंड के बाद शुरू करते हैं।
जो बारिश है वो तीन तरह की है, तीन प्रकार की होती है। ठीक है। बारिश के फॉर्म्स तो मैंने कई बता दिए, लेकिन उसके टाइप्स बता रहा हूँ अब मैं। ठीक है। फॉर्म्स तो मैंने बता दिया कि लिक्विड फॉर्म में होगी तो रेन होगी, और ये भी हो गया, स्नो भी हो गया, स्लीट भी हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया। अब जो बारिश है वो तीन टाइप की होती है, एक ओरोग्राफिक जिसे भौगोलिक या पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरी जो बारिश है उसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, या संवहनी रेनफॉल कहते हैं, जब संवहनीय धारा बन जाती है। ठीक है, तब की बात है। और तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि चक्रवाती वर्षा इसको कहते हैं। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये वर्षा पौधों और जानवरों के अस्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ओरोग्राफिक रेनफॉल की। ओरोग्राफिक रेनफॉल इस वजह से होती है कि जब हवा चल रही होती है और उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है। ठीक है। और उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए। ठीक है। तो कंटिन्यूसली पीछे से हवाएं आ रही है, तो ये रुकावट होने की वजह से ये हवा ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। और जैसे जैसे ऊपर उठेगी तो ये इसको टेम्परेचर कम मिलेगा, और इसके अंदर जो जल वाष्प थे वो कंडेंस होकर बादल बनाएंगे। रास्ते में रुकावट होने की वजह से ये बारिश करेगी फिर। ठीक है। तो ये होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल। एक बार इसको एक वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि हवाएं सीधी चल रही थी, रास्ते में कोई पहाड़ आ गया, पहाड़ होने की वजह से ये हवाएं ऊपर की तरफ उठी, और ऊपर उठने की वजह से ये कंडेंसेशन हुआ, हवाएं ऊपर जाकर बादल बनाती है और बारिश होती है। लेकिन फिर ये हवाएं जब दूसरी तरफ पहुंचती है तो फिर से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है। और वहां जाने के बाद ये हवाएं बारिश नहीं करती। ठीक है। तो ये एरिया जो है इसका रेन शेडो एरिया हो जाता है। ठीक है। ये जो एरिया है ये रेन शेडो एरिया हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होगी। और इधर के एरिया पे बारिश बहुत ज्यादा होगी। ऐसा आपको केरला के कोस्ट पे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट पर जब मानसून की पवनें आके साउथ वेस्ट पवनें आके टकराती हैं तो यहाँ पर ये पर्वत की तरह काम करता है, और ये हवाएं यहाँ पर ऊपर उठते हुए बारिश करती है, लेकिन इसकी पिछली तरफ ज़्यादा बारिश नहीं होती। रेन शेडो एरिया हो जाता है। ठीक है। तो एक बार ये हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गया। उसके बाद दूसरी जो रेनफॉल है उसे साइक्लोनिक साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं, यानी कि चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ये वर्षा दो तरह की होती है, एक टेम्परेट साइक्लोन, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो टेम्परेट साइक्लोन जो है वो तो होता है 23.5 डिग्री से लेकर 66 का डिग्री लेटीट्यूड का जो एरिया है, चाहे वो नॉर्थ है या साउथ है। ठीक है, दोनों में ही इसके बीच के एरिया को टेम्परेट कहते हैं। ठीक है। और 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री वाले को कहते हैं ट्रॉपिकल। तो अगर ये साइक्लोनिक रेनफॉल यहाँ पर होते हैं, टेम्परेट में हो रही है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में हो रही है, तो ये शीतोष्ण टाइप की हो जाएगी। ठीक है। और ये यहाँ पर हो रही है ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण कटिबंधीय में हो रही है, तो ये उष्ण कटिबंधीय टाइप की हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेट वाली हो गई कौन सी, ये वाली, और ट्रॉपिकल वाली होगी कौन सी, ये वाली। दोनों ही अलग तरीके से साइक्लोन वर्षा होती है। पहले के बारे में देखते हैं। पहले टेम्परेट साइक्लोन को देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। एक ग्राफिक्स के द्वारा हम देखेंगे। देखिए क्या होता है टेम्परेट जोन में, जहाँ पर दो हवाएं आती है, गर्म हवा और ठंडी हवा। जब वो हवाएं बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक दूसरे से आगे टकराती है तो उनके बीच में एक फ्रंट बन जाता है। और गर्म हवा क्योंकि हल्की है ये ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, जबकि कोल्ड हवा नीचे की तरफ ही रहती है। लेकिन ऊपर देखिए आप बादल बनने लग जाते हैं, क्योंकि ठंड जब ये गर्म हवा ऊपर जाएगी तो सीधी सी बात है ये ठंडी होगी, और इसके साथ जो जल वाष्प हैं वो सारे जल वाष्प आपको देखेंगे वो बादल में कन्वर्ट होंगे, और उसके बाद बारिश हो जाएगी। ठीक है। तो एक बार फिर से इसको जो है दूसरे ग्राफिक से देखेंगे, क्योंकि टेम्परेट रीजन की बात हो रही है। देखिए नॉर्मली हम देखें, ये जो येलो वाले पार्ट हैं इसको हॉट एयर मास काउंट करें, और इसको कोल्ड एयर मास काउंट करें। ठीक है। ये हॉट एयर मास अगर इधर बढ़ रहे हैं और इधर से कोल्ड एयर मास इधर आ रहा है, ठीक है, तो ये आपस में जब टकराते हैं, इतना बड़ा एरिया है, देखिए कितना बड़ा एयर मास मैं कह रहा हूँ, वो आपस में टकराते हैं। इसलिए इस टाइप की टेम्परेट टाइप की साइक्लोन से जो बारिश होती है वो लार्ज एरिया में होती है, ध्यान रखें। ठीक है। और इसमें ज़्यादा कोई तूफान वगैरह नहीं आता, और कई दिन तक बारिश चलती ही रहती है। ठीक है।
तो यहाँ पर एक बार इस ग्राफिक से आप इसको समझें कि कैसे ये दो जो है एयर मास आपस में टकराते हैं। ये एयर मास जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं और ये एयर मास जो है आपस में फिर टकराएंगे। देखिए कैसे टकराएंगे, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो ये फ्रंट बन गया इनके बीच में। और क्योंकि जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी और ठंडी हवा वो नीचे की तरफ ही रह जाएगी, तो इस तरीके से ये गर्म हवा ऊपर की तरफ जो उठ रही है, ठीक है, ये ऊपर उठने के बाद बादल बनाएगी और बादल जो है वो बारिश करेंगे। हालांकि इस तरह के फिनोमेना में आप देखते हैं कि लंबे एरिया में, लार्ज एरिया में बारिश होती है और इसमें कोई तूफान या ज़्यादा इतना, जैसे हमारे एरिया में तूफान आता है उतनी तेज़ी से तूफान वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो ये फिर से आपको दिखा देते हैं कि गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है लेकिन ठंडी हवा जो है नीचे की तरफ रहती है और इस तरीके से ये टेम्परेट साइक्लोन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ट्रॉपिकल साइक्लोन सीधी सी बात है, ट्रॉपिकल एरिया में होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होगा, यहाँ पर बनते हैं। और यहाँ इसके लिए ये क्या जरूरी है कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना जरूरी है ओशियन वाटर का। जब भी आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उभर रहा है, ठीक है, तो आप उसको देखते हैं तो उसमें आपको वो हमेशा समुद्र में दिखाई देता है और ये साइक्लोन समुद्र में ही बनते हैं। उसके बाद जब ये लैंड पे आते हैं तो ये अपने आप खत्म होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये बनते हैं, तो ये तभी हो सकता है जब टेम्परेचर हाई हो। और टेम्परेचर हाई कहाँ पर होता है? ट्रॉपिकल जोन में होता है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होता है। तो हमें कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और विंड स्पीड भी चाहिए हमें, ऐसा नहीं कि हवा बहुत स्लो नहीं चलनी चाहिए, हवा बहुत तेज़ी से चलनी चाहिए। तो इस तरीके से ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब ये दोनों ही कंडीशन मीटअप हो जाएंगी तो भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, 0 डिग्री के पास ये नहीं बनते क्योंकि 0 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स बहुत कम होता है, ये लेस होता है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर की जाएंगे कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाता है और हवाएं मुड़ने लग जाती हैं, सीधी न जाके ऐसे मुड़ने लग जाती है। ऐसे मुड़ने की वजह से फिर वो घूमने भी लग जाती हैं। तो अगर किसी पार्ट पे समुद्र के किसी पार्ट पे हाई टेम्परेचर बन जाता है बादल वगैरह ना होने की वजह से, तो वहाँ पर का जो हवा है वो वार्म होकर राइज होने लग जाएगी और इसी वजह से यहाँ लो टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर लो होने की वजह से हवाएं ऊपर उठेंगी और ये लो टेम्परेचर का एरिया जो है, हाई टेम्परेचर का एरिया लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा, लो एयर प्रेशर का एरिया। और इसकी वजह से हवाएं ऊपर उठने लग जाएंगी और इस क्षेत्र में चारों तरफ से हवाएं भागने इसमें इसकी तरफ भागेंगी क्योंकि ये लो प्रेशर का एरिया है। और ये हवाएं आपस में टकरा के और जल्दी से ऊपर की तरफ उठेंगी और फिर बादल बनाएंगी, ये तूफान आ जाएगा। तो ये हवा के अंदर जो एनर्जी है वो वाटर वेपर के अंदर जो टेम्परेचर की एनर्जी है उसको यूज करती है। अब क्योंकि जब जमीन पे आएगा ये साइक्लोन तो इसको वो वाटर वेपर की एनर्जी नहीं मिलती तो ये खत्म भी होने लग जाता है। तो जब ये साइक्लोन पूरा बन जाता है कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इस साइक्लोन का देखिए ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, इसे कहते हैं आई। इस पार्ट में कोई क्लाउड नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ सन दिखता है और यहाँ पर कहीं पर भी बारिश नहीं होती। लेकिन इसके बाकी पोर्शन पे, इतने बड़े पोर्शन पे देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है, इतने वाले पोर्शन पे, इस सारे पोर्शन पे बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है। और लेकिन एरिया थोड़ा कम होता है और ये जल्दी से बारिश रुक भी जाती है, 1 डेढ़ घंटे में सब कुछ हो जाता है। ठीक है, और ये जो ये वाली जो चीज़ है जो आई के आसपास है इसको आई वॉल कहते हैं। तो इस बीच वाले एरिया में, मतलब इस साइक्लोन के बीच में अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको सूरज भी दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ के एरिया में सूरज नहीं दिखाई देगा। तो ये ट्रॉपिकल एरिया में बन पाता है क्योंकि इसके लिए 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और 27 डिग्री इतना बड़ा हाई टेम्परेचर आपको टेम्परेट में तो मिलने से रहा, इसलिए वहाँ के समुद्रों में नहीं बनता। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, विंड की स्पीड भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ये दूर होना चाहिए किससे, 0 डिग्री से, ताकि कोरियोलिस जो है वो भी काम करे। तो ये तीसरी तरह की रेनफॉल होगी। ठीक है, दूसरी तरह की। अब तीसरी तरह की देखते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इस रेनफॉल में ऐसा समुद्र का सिम्टम नहीं होता और ना ही किसी पर्वत की वजह से होता है। कई बार क्या होता है, कोई लैंड बहुत तेजी से गर्म होने लग जाता है। ठीक है, ये खास तौर से 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है उस क्षेत्र में ऐसी बारिश होती है, भूमध्य रेखा के पास, जहाँ पर हाई रेनफॉल रोजाना 2 बजे 2 PM के आसपास होती है। तो भूमध्य रेखा पर ऐसा क्यों होता है
क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, ठीक है, स्ट्रेट पड़ती हैं, और स्ट्रेट पड़ने की वजह से वहाँ पर इंसोलेशन बहुत ज़्यादा है। और इंसोलेशन ज़्यादा होने का मतलब है सोलर एनर्जी ज़्यादा पहुँच रही है वहाँ पर। सोलर एनर्जी की वजह से टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर जब हाई होगा तो हवाएं गर्म होके हल्की होके ऊपर उठेंगी, ठीक है। और जब ये हवाएं काफ़ी देर तक ऐसे ऊपर उठती रहेंगी तो अपने साथ बहुत सारे वाटर वेपर लेके आएंगी, और यहाँ पर बारिश होगी। यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है रोजाना 2 बजे। ये कन्वेक्शनल टाइप की है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कन्वेक्शन में क्या होता है कि एनर्जी भी ऊपर जा रही है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी ऊपर जा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज कन्वेक्शनल कंडक्शन, और इसी वजह से इसको रेनफॉल कहते हैं। देखिए एनर्जी तो, एक तो कंडक्शन होता है, कंडक्शन में क्या होता है, लोहे की एक रॉड है, उसको आपने यहाँ से गर्म किया, तो इसकी वजह से इधर की तरफ एनर्जी चली तो गई, लेकिन यहाँ लोहे का मॉलिक्यूल मूव नहीं किया, एनर्जी यहाँ पर चली गई है, थोड़ी देर में यहाँ पर गर्म फील होने लग जाएगा, यहाँ आप इसको गर्म कर रहे थे। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल, जो मीडियम के मॉलिक्यूल हैं वो भी मूव करते हैं हीट के साथ, तो ये कन्वेक्शन हो गया। जैसे पानी उबलता है तो उसमें आपने देखा होगा पानी उबल के ऊपर की तरफ आता है, यानी कि मॉलिक्यूल भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसको कन्वेक्शन कहेंगे हीट के कंडीशन में। तो ये तीसरी तरह की रेनफॉल होगी। तो हमने 3 तरह की रेनफॉल देखी, एक ओरोग्राफिक जिसे पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं, भौगोलिक वर्षा, क्योंकि हवा चल रही थी और रास्ते में कोई रुकावट आ गई, इसलिए हवा ऊपर उठ रही है, और ऊपर पीछे से प्रेशर है हवा का, ऊपर उठ रही है तो ऊपर जाके बादल बन रहे हैं। बादल बनने के बाद ये नीचे के एरिया में फिर से आती है, यहाँ की ठंडी हुई थी हवा, फिर नीचे आके फिर से ये गर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे। सो दिस इज रेन शेडो एरिया, ठीक है, यहाँ पर बारिश होगी ही नहीं ज़्यादा। दूसरी हमने साइक्लोनिक रेनफॉल बताई। साइक्लोनिक रेनफॉल में आपने जो कोल्ड एंड हॉट फ्रंट आपने देखे, टेम्परेट में देखा एक तो, जब गर्म और टेम्परेट, जब गर्म कोल्ड एंड हॉट एयर मास आपस में टकराते हैं तब ऐसा होता है। लंबे एरिया में बारिश होती है, शांतिपूर्ण तरीके से होती है। दूसरा हमने ट्रॉपिकल में देखा, ट्रॉपिकल में जब टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, समुद्र में का पानी का, और उसके साथ साथ आपने देखा है कि 0 डिग्री से थोड़ा हटके भी हो, और विंड की कुछ मिनिमम स्पीड भी हो ताकि वो हवा महसूस हो। कन्वेक्शनल में है कि भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री पे आपने देखा सूरज की किरणें सीधे पड़ती है, इसकी वजह से हवाएं गर्म होकर बहुत ज़्यादा ऊपर उठती हैं और अपने आसपास का मॉइस्चर को लेके जाती हैं। जब कई घंटों तक ये चीज़ चलती रहती है तो ऊपर जाकर बहुत हैवी बारिश बादल बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये कन्वेक्शन तरीके से जो हीट ऊपर गई है, इसकी वजह से फिर रेनफॉल होती है, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। तो 3 तरह की रेनफॉल हमने कंप्लीट की, ठीक है। अब मॉइस्चर मीन्स क्या है, ह्यूमिडिटी। ए ह्यूमिड डे इज वन व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर। किसी दिन को हम ह्यूमिडिटी, आज तो बहुत उमस हो गई है ये कहते हैं, यानी कि आज बहुत ह्यूमिड डे है। ये किस दिन को कहेंगे, जब हवा जल वाष्प से भरी होती है। उमस भरे दिन में कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता। ऐसा क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी हवा के अंदर मॉइस्चर है, ठीक है। जब उमस का दिन होता है, हवा के अंदर ऑलरेडी मान लीजिए एयर है और इसके अंदर पहले से मॉइस्चर भरा हुआ है, ठीक है। तो एयर का टेम्परेचर जब तक नहीं बढ़ाएंगे ना तब तक ये और मॉइस्चर नहीं उठा सकती, इसकी अपनी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है और मॉइस्चर उठाने की, इससे ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चर आ ही नहीं सकता। अगर इसको गर्म कर दें तो ये फैल जाएगी, फिर इसमें स्पेस बन जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि ये भरी हुई है बिल्कुल, इसमें मॉइस्चर भरा हुआ ऑलरेडी, इसी वजह से क्लॉथ से मॉइस्चर ये नहीं उठा पाती, और इसी वजह से हमारी बॉडी से पसीना भी का को भी मॉइस्चर के रूप में ये नहीं उठा पाती, ठीक है। इसलिए ऐसे में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी देन हॉट एयर, ये तो हमें पता ही है। आप फ्रिज में देखें, ठंडी हवा नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। कोल्ड एयर जो है वो हैवी है, क्योंकि वो ठंडी होकर सिकुड़ जाती है और इसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। मास तो उतना ही रहता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। और डेंसिटी आप जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को कम कर दो तो डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, यहाँ वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है। इसलिए आपने गर्म हवा देखी होगी, चूल्हे से या बाकी चीज़ों से कुछ चीज़ जलती है तो धुआं ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि टेम्परेचर बढ़ गया है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हवा इतने में होती है वो इतने में फैल गई, तो यह वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मास तो सेम है, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट है हाईग्रोमीटर। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। द रीडिंग इज रिटन इन परसेंटेज, और इसकी रीडिंग को परसेंटेज में जो है
व्यक्त करते हैं कि कितने परसेंट ह्यूमिडिटी है। आजकल तो आपके फ़ोन में भी दिखा देता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट और देख लेते हैं, लेक्चर लगभग ख़त्म हो गया है। थर्मोमीटर, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टेम्परेचर। यह एक इंस्ट्रूमेंट है दैट मेजर टेम्परेचर, यह एक उपकरण है जो तापमान को मापता है। बैरोमीटर क्या है? इट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हवा के प्रेशर को मापता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो इसकी रीडिंग सबसे ज़्यादा तो सी लेवल पे होगी, हमें पता ही है, हम जानते हैं सी लेवल पे सबसे ज़्यादा वायु दाब होता है। और मरकरी बैरोमीटर का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर सडन फॉल इन मरकरी दिखाई दे बैरोमीटर में, तो इसका मतलब है कि एकदम से लो प्रेशर का एरिया बन रहा है और ज़्यादा लो प्रेशर एकदम से बन गया है। इसकी वजह से वहाँ चारों तरफ से हवाएं आएंगी और फिर तूफान बनेगा। ठीक है। इंडिकेट स्टॉर्मी कंडीशन, ये तूफान की कंडीशन दिखाता है। स्लो फॉल इन मरकरी, अगर मरकरी में धीरे 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 फॉल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि लो प्रेशर तो हो रहा है लेकिन बहुत तेजी से नहीं हो रहा। हवाएं आ तो रही है लेकिन इतनी तेजी से तूफान नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन हाँ, इट इंडिकेट्स रेनी कंडीशन, इससे बारिश के इंडिकेशन हो गए। अगर राइज इन मर्करी लेवल हो जाए तो क्लियर स्काई दिखाई देता है। ठीक है। अब देखते हैं दो और इंस्ट्रूमेंट, एक है रेन गॉज, इट मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये बताता है कि वर्षा की मात्रा कितनी हुई है, और वर्षा को मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है। और विंड वेन, इट शो द डायरेक्शन ऑफ विंड, ये हवा की दिशा को दिखाता है। ठीक है। किस डायरेक्शन में जो है हवा चल रही है, ये उसको दिखाता है। ठीक है। तो ये हमारी क्लास लगभग अब ख़त्म है। तो आप सबको ये क्लास जो है होपफुली पसंद आई होगी। तो होपफुली पसंद आई है तो आप ये डेमो क्लास के रूप में भी क्रिएट की गई है क्लास। तो ये डेमो क्लास में अगर यूट्यूब पे आती है तो आप बच्चों को ये क्लास कैसी लगी तो ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इफ़ अगर ये यूट्यूब पे आती है तब की बात है। ठीक है, क्योंकि बात हुई थी कि क्लास लाइव आनी है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें। ठीक है। और आपको अच्छा लगा है तो हमारे KVS PRT के कोर्स से जो ज़रूर जुड़ें, जो कि बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही इस तरीके से आपको चीज़ें समझाई गई हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।